फाइनेंशियल डिपेंडेंट हो किसी पे तो आप अपने ओपिनियन को ऐसे स्ट्रांगली नहीं पेश कर सकते। मतलब मैंने यही कहते हुए देखा है लोगों को, जो औरतें घर में, अरे आप लोगों को क्या समझता है, ऐसे इन जनरल कहा जाता है। तो इस बात से मुझे बड़ा डर लगता था। मुझे लगता था कुछ भी हो पर मैं घर नहीं बैठूंगी। ये थॉट ने मुझे जो है बहुत आगे मुझे पुश किया। अभी आप जॉइंट कमिश्नर भी हो, असिस्टेंट कलेक्टर भी हो और आप माँ भी हो। फिटनेस को आप इतना ज्यादा प्रायोरिटी देते हो अपने लाइफ में, तो हाउ यू मैनेज बैलेंस एक्चुअली विद द पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ? प्रायोरिटाइजिंग आज मेरे लिए क्या जरूरी है। के पास ऐसे कोई चीज आता है जो आपको पता है कि दिस इज रॉन्ग, बट आप पॉलिटिकल प्रेशर में आपको वो करना पड़ता है। आम लोगों की ऐसी एक सोच है कि बहुत पॉलिटिशियंस भी प्रेशर करा के कुछ करा, ऐसे नहीं होता। अच्छा, क्योंकि वो लोग भी जानते हैं कि ये नहीं हो पाएगा। पर मोनिका सिंह को कैसे देखती है? एज अ मदर, एज अ एडमिनिस्ट्रेटर, एज अ फिटनेस लवर, एज अ ट्रैवलर, बहुत सारे पहलू हैं। नमस्कार, मैं हूँ रूही सिंह। आप देख रहे हैं रूह से रूह तक। यहाँ किसी पद, पहचान और प्रतिष्ठा से बात नहीं होती। यहाँ बात होती है इंसान की, इंसान से। रूह से रूह पे हमारी गेस्ट हैं मिसेस मोनिका सिंह, असिस्टेंट कलेक्टर एंड जॉइंट कमिश्नर, जो कि एक माँ भी हैं, शायरा भी हैं और फिटनेस फ्रीक भी हैं। वेरी वेलकम मैम। नमस्ते रूही जी। तो मोनिका मैम, ये तो इंट्रो मैंने आपका दे दिया, ये जी। हम सब जानते हैं, दुनिया जानती है, पर मोनिका सिंह को कैसे देखती हैं? हाँ एज अ मदर, एज अ एडमिनिस्ट्रेटर, एज अ फिटनेस लवर, एज अ ट्रैवलर, बहुत सारे पहलू हैं और इन सभी पहलुओं से मैं बहुत ज़्यादा मतलब मेरे सभी ये पहलू जो हैं बहुत दिल के करीब हैं। तो आप क्या जानना चाहेंगी उस इसमें से कौन सा पहलू मैं सोचती हूँ कि पहले बताया जाए? अमेजिंग मैम, आज आपसे बात करने बैठी हूँ तो मुझे लगता है हर पहलू पे बात करें तो ज़्यादा बेटर है। बहुत अच्छे। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं। मोनिका सिंह को ये ख्याल कैसे आया कि एडमिनिस्ट्रेशन में आना है? क्या कोई इंसिडेंट या कोई इंसान या किसी बचपन से ये माइंडसेट था आपका, मतलब कैसे? नहीं, बचपन से माइंडसेट तो नहीं था, क्योंकि घर में ऐसे बहुत कोई पढ़े लिखे नहीं थे। मेरे पेरेंट्स जो हैं वो यूपी से हैं और बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं। तो ऐसे घर में कोई माहौल नहीं था इस चीज़ का। पर जैसे जैसे मैं पढ़ती गई और लोग पूछते गए मम्मी पापा को कि अरे आप क्या बनाओगे, इसको क्या करेंगी ये आगे। हाँ। तो फिर मुझे लगने लगा कि अच्छा, मुझे कुछ करना चाहिए, क्योंकि एक तालुका प्लेस बीड डिस्ट्रिक्ट में जहाँ मेरी रिहाइश और परवरिश हुई और मेरा जन्म भी हुआ, तो वहाँ ऐसा कोई माहौल नहीं था। पर मैं पढ़ाई में अच्छी थी। तो जब ये 12th में, तब उन दिनों मेडिकल साइंस के बड़े बहुत अट्रैक्शन था कि ये करना चाहिए, और मैं भी बहुत शिद्दत से मैंने पढ़ाई की। और उन दिनों ये जो एग्ज़ाम्स अभी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, हाँ, वो नहीं थी। तब ग्रुप सिस्टम होती थी, मतलब फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, पीसीबी ग्रुप। तो उसमें मेरा 91% कुछ आया। 93 को मेडिकल क्लोज हुआ और फिर इतना पैसा नहीं था कि प्राइवेट में जाया जाए। हाँ। फिर मेरे भाई ने कहा कि ऐसे क्यों नहीं करती कि तू एडमिनिस्ट्रेशन में जा। वो ही वॉज माई मेंटर। मुझे नहीं पता था कैसे जाते हैं, क्या करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, साइंस साइड छोड़ दे और आर्ट्स में ग्रेजुएशन कर। और फिर ऐसा ही जर्नी शुरू हुआ। मतलब हो सकता था मैं उसमें अगर कामयाब नहीं होती तो क्या होता, पर ये कुछ भी नहीं सोचा था। मुझे ये लगा कि यही जो भाई ने कहा है, हाँ, मुझे वही करना है। और मतलब ये दुआएं हैं सभी की कि मैं उसमें कामयाब हुई। और आप एक्चुअली मैं रिलेट कर पा रही हूँ मैम। जब हम भी पढ़ रहे थे ना, हाँ, तो हमारे दिमाग में और घर का माहौल ऐसा होता था, या तो तुम डॉक्टर बन जाओ, हाँ, या इंजीनियर बन जाओ, या यूपीएससी में चले, हाँ, जाओ। मतलब और कोई करियर ऑप्शन तो होता ही नहीं था।
और शायद हम उस जनरेशन से हैं जहाँ फीमेल को इतना भी मोटिवेशन नहीं था कि नहीं था। और मुझे डर था, मेरी जो बहन थी वो उनकी मतलब वो 7th तक ही वो स्कूल गई थी और उसके बाद डायरेक्ट 10th की एग्ज़ाम वो उन्होंने दी। हाँ। और उसके बाद शादी कर दी उनकी। तो मतलब ये मुझे लगता था कि क्या मेरा फ्यूचर ऐसा होगा, ये बड़ा ही डरावना फ्यूचर है। तो मैं तो ऐसे शादी नहीं करूँगी जब तक मैं अपने पाँव पे खड़ी नहीं हो जाती। हाँ, ये ज़रूर मैं पहले से सोचती थी कि अपने पाँव पे खड़ा होना है। ये फ्यूचर नहीं चाहिए कि मेरी शादी हो गई है। तो वो थॉट से मुझे बड़ा डर लगता था कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है वो चाहिए। उसके बिना मेरे जो थॉट्स हैं या जो मैं कहूँगी उसको कोई वजन नहीं है। तो ये बात मुझे ज़रूर महसूस होती थी। एक्चुअली ये है भी ना मैम, अगर आप फाइनेंशियल डिपेंडेंट हो किसी पे तो आप अपने ओपिनियन को ऐसे स्ट्रांगली नहीं पेश कर सकते। मतलब मैंने यही कहते हुए देखा है लोगों को, फिर क्या समझता है आपको, मतलब जो जैसे मेरी बहनें हैं, चाची हैं, मम्मी हैं या और कोई भी जो घर में मैंने जिनको देखा है या बाहर भी जो औरतें घर में, अरे आप लोगों को क्या समझता है, ऐसे इन जनरल कहा जाता है। आज की जनरेशन ये फेस नहीं करती क्योंकि आज की जनरेशन के पास बहुत सारे अदर क्या कहेंगे इस बाहर की दुनिया जानने के अलग अलग साधन हैं, हम ये कह सकते हैं। तब ये नहीं था और तब हर कोई ऐसे बहुत आसानी से कह देता था, तो क्या करना है तुमको, क्या समझता है, और अच्छा जान के क्या करना है। मतलब एक फीमेल ओपिनियन को जो एक इम्पोर्टेंस चाहिए वो अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो उनके लिए नहीं थी। तो इस बात से मुझे बड़ा डर लगता था। मुझे लगता था कुछ भी हो पर मैं घर नहीं बैठूंगी। तो बहुत मतलब ये थॉट ने मुझे जो है बहुत आगे मुझे पुश किया। हाँ एक्चुअली मुझे भी ऐसा, वैसे तो मैं बहुत लंबा समय हाउसवाइफ रही हूँ, पर जब से मैं करने लगी ना काम तो somehow I feel कि जो मेरे ओपिनियन की वैल्यू अब है, हाँ, बीइंग अ हाउसवाइफ वो नहीं थी। हाँ है ना, वो ये बिल्कुल सही में तो हाउसवाइफ होना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बहुत बड़ा मैम, इससे बड़ा चैलेंज है। हाँ, बहुत बड़ा चैलेंज है। आप मतलब आप सबको एक मतलब जो आप अपने बच्चों को देते हो, जो उनको बनाते हो, जो उनके साथ यादें होती हैं माँ की, वो बात कुछ अलग ही है। मतलब मैं खुद कई बार ये गिल्ट महसूस करती हूँ। मैं मेरे बच्चों को ये कहती हूँ कि अरे वो जो मेरी माँ की यादें हैं, मतलब माँ काजल लगाती थी मुझे हर रात सोते समय और कहती थी कि काजल लगाने से आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। तो वो घर बनाते थे काजल, पुराने ज़माने के लोग जो हैं। और ऐसी कितनी सारी छोटी छोटी यादें हैं। अब वो ऐसा मतलब इतना समय हम बच्चों को नहीं दे सकते। जो आप अगर होम मेकर हो तो बच्चों को माँ पूरे टाइम अवेलेबल है और हम लोग नहीं हैं। इस बात की भी कहीं ना कहीं खलिश रहती है। रहता है। वही मैं आपको बता रही हूँ, मैंने अपने दोस्तों को वर्किंग जो भी है, या मैं अपनी सिस्टर इन लॉ को देख रही हूँ, उनकी बेटी अभी 2 साल की है एंड शी इज वर्किंग। कई बार उनको जाना पड़ता है छोड़ के, तो एक मदर गिल्ट उनके अंदर वो फील कर पाती हूँ। पर उनके अंदर ये भी है कि मैं जॉब नहीं छोड़ना चाहती हूँ। और ये बिल्कुल वेरी, तो आई थिंक इट्स पर्सनल चॉइस नाउ कि आप घर बैठ के बच्चा संभालना चाहते हो या जॉब करते हुए। ये कितनी अच्छी बात है ना, आप कितने अच्छे भी पोस्ट पे कहीं भी पहुंच जाओ, पर अगर आप फीमेल हो, माँ हो, तो माँ को तो निकाल ही नहीं सकते। नहीं निकाल सकते। इनफैक्ट वो चीज़ जो है वो आपको एडमिनिस्ट्रेशन में भी बहुत एक अलग नज़रिया देती है। लोगों की समस्याएं समझने में एक वो जो एक सेंसिटिविटी है जो एक औरत के पास है, एम्पैथी है, वो जो है आपको मेरे ख्याल से आप अच्छी तरह से और लोगों की समस्याओं को न्याय दे सकते हो, क्योंकि बिल्कुल गहराई तक तुम उन चीज़ों को समझते हो। कितनी अच्छी बात कही ना आपने कि एक्चुअली जब तक आप में इमोशन, वो ममता जो बोलते हैं,
नहीं होगा। आप जहाँ हो आपको तो बहुत ज़रूरी है कि वो मेंटेन रखते हुए अपनी, हाँ हाँ बिल्कुल, ताकि लोगों के साथ भी एकदम आप लॉयल हो सको। हाँ। चीज़ों और को लेकर समझते हो ना, मतलब वो एक जो बात है, वो जो आपसे कह रहे हैं उसको आप रिलेट कर पाते हो कि हाँ ये क्या है। मतलब मैं अगर कोई कुछ काम लेके आ रहा है, मैं इमिडिएटली उसको मतलब ये जानने की कोशिश करती हूँ कि इसको मैं न्याय दे सकती हूँ या नहीं, या कहाँ तक दे सकती हूँ, और देना भी चाहिए। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा मैम, अभी आप असिस्टेंट कमिश्नर भी हो, जॉइंट कमिश्नर भी हो, असिस्टेंट कलेक्टर भी हो, दोनों बहुत पावरफुल पोस्ट है। एंड आई डोंट थिंक सो कि आपके इस काम में समय की कोई सीमा होती होगी कि 9-5 ऐसा तो कुछ होता नहीं है। नहीं। और आप माँ भी हो, फिटनेस को आप इतना ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो अपने लाइफ में, शायरा भी हो, तो हाउ यू मैनेज बैलेंस एक्चुअली विद द पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ? मैं इसको इस तरह से देखती हूँ, मुझे लगता है कि प्रायोरिटाइजिंग आज मेरे लिए क्या ज़रूरी है। मतलब मैंने बहुत सारी आगे की प्लानिंग कर रखी है, पर जैसे फ्लड आ गया है, तो मुझे नहीं दौड़ना है। मतलब मुझे जो मेरा सारा प्लानिंग है वो फोकस शिफ्ट होता है कि मुझे काम क्या करना है। मतलब इस तरह से, मतलब या कोई वीआईपी ड्यूटीज़ हैं या इलेक्शंस हैं, ऐसे जब कभी काम आते हैं तो देन हम जो प्लानिंग करते हैं वो धरी की धरी रह जाती है। तब इसलिए प्रायोरिटाइजिंग थिंग आर वेरी इंपॉर्टेंट। एवरीडे बेसिस पे, एवरीडे बेसिस पे कह लो, या लार्जर मोस्ट ऑफ द टाइम। पर जब समय मिलता है तो तब फिर वो आप अपने फिटनेस को दो, अपने जो अदर हॉबीज़ हैं, मुझे ट्रैवल पसंद है, मुझे लिखना पसंद है, फिर उसको मैं देती हूँ। यूजुअली फिटनेस का तो ये है कि उसमें तो मुझे वैसे भी सुबह उठना है, अगर कहीं जाना है तो 6 बजे के बाद ही जाऊँगी। तो मैं ये देखती हूँ कि मुझे अगर 7 बजे निकलना है तो मुझे कितने बजे मेरा रन ख़त्म करना है, उतने बजे मैं निकल जाऊंगी घर से। मतलब सुबह 3 बजे उठ के 3:30 बजे दौड़ने निकल जाऊंगी, तो क्योंकि मुझे 5 बजे वापस आना है और वहाँ से फिर मुझे आगे जाना है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये ज़रूरी हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि नींद नहीं होती, नींद कम, पर वो नींद ऐसी चीज़ है ना कभी वो हफ्ते में एक दिन पूरा कर लेती है। मतलब एक दिन फिर बहुत सारा मैं सो जाऊंगी, जिस दिन समय है उस दिन सो जाऊंगी, पर वो पूरी हो जाती है। ऐसा है। तो इसलिए ये है कि प्रायोरिटाइजिंग थिंग एंड शिफ्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, विच एवर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पिक दैट। ये ज़रूरी है इसमें। जब टाइम है तो फैमिली के साथ चले गए, पर अब बच्चे भी जानते हैं कि हाँ इनकी ज़रूरत, इनकी जो जिम्मेदारियां हैं वो कौन सी हैं। मतलब अगर इलेक्शंस है तो कभी नहीं बोलेंगे कि चलो आज घूमने चलते हैं, नहीं। उनको पता है कि इनको ये करना है और हम इनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें हैं, वो 20 साल देखते आए हैं तो समझ गए हैं ये कि अपब्रिंगिंग ही पूरा इस प्रोसेस में हुई है। हाँ, ये चीज़ें हैं। ये बहुत अच्छी बात एक्चुअली मैम ने बताई अभी, कि हम लॉन्ग प्लानिंग तो कर लेते हैं, प्रायोरिटी अपने जीवन के सेट कर लेते हैं, बट स्मॉल प्लानिंग हमारी रह जाती है। तो सम टाइम हमें छोटी छोटी प्लानिंग, छोटी छोटी प्रायोरिटी सेट करनी चाहिए लाइफ में, ताकि लाइफ थोड़ी इजी हो जाए। बिल्कुल। ओके मैम, एक्चुअली मैं भी बिहार से हूँ। अच्छा। और हमारा क्या होता है कि बिहार में जब मैं बड़ी हो रही थी, हमें 3 चीज़ ही बताया, जैसा मैंने डिस्कस किया, या तो आप डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, नहीं तो यूपीएससी आईपीएससी की तैयारी करो। बट मैं ऐसी स्टूडेंट नहीं थी कि मैं इसकी तैयारी करूं, बट आपने इसको प्रिपेयर किया है। तो अभी जो बच्चे हमें सुन रहे हैं उनके लिए आप क्या कोई प्रो टिप या कुछ ऐसे, कैसे तैयारी करी आपने, उनको क्या सजेशन देना चाहते हो? एक्चुअली इसमें ऐसा है कि सक्सेस रेशियो जो है वो, मतलब इतने बच्चे compete करते हैं
तो एक तो ये मेंटल प्रिपरेशन चाहिए कि इसको समय भी लग सकता है। मतलब है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर जाते हैं उनको सक्सेस मिल जाता है, पर अदरवाइज दिस गेस्टेशन पीरियड इज लॉन्ग। मतलब उसके लिए थोड़ी सी तुम्हारी प्रिपरेशन चाहिए। और हार्डवर्क, डेफिनेटली हार्डवर्क को कोई ऑप्शन नहीं है, कोई आपको जो हाँ शॉर्टकट नहीं। और जो कहते हैं कि वो बिना हार्डवर्क के और बहुत ही टैलेंटेड थे तो ऐसे ही पास हो गए, मुझे नहीं लगता ऐसे कोई भी ऐसे ही क्लियर कर देता है एग्जाम। हार्डवर्क बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। लक आफ्टर ऑल हार्डवर्क रहेगा तो लक साथ देगा, नहीं तो दोनों गो हैंड इन हैंड ओनली, बोथ ऑफ थिंग। सक्सेस किसी शॉर्टकट के साथ नहीं आता। और दूसरी ये भी है, पता नहीं मैं इस आप कितना मानती हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बार ज़रूरतें, मतलब हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। जब प्रिपरेशन किया मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी कि मुझे मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे कुछ ना कुछ तो मुझे चाहिए, बिकॉज दैट वाज आवर नीड। वी वांट मतलब आई वांटेड टू बी इंडिपेंडेंट। आगे नहीं तो क्या होगा, आगे पेरेंट्स अगर नहीं, तब तो ऐसा माहौल था कि अगर नहीं फर्स्ट टाइम नहीं हार्डली और 1 साल वो राह देखेंगे फिर शादी कर देंगे। इस चीज़ का बड़ा ही डर था। तो ये चीज़ है कि उसको आप टाइम लिमिट अगर फ्रेम करो कि इतने इसमें करना ही है, तो भले ही 3-4 साल, देन ट्राई टू सक्सीड इन दोज ईयर्स। बहुत बार अगर ज़्यादा समय होने से भी डिसअपॉइंटमेंट होती है, और फिर हम औरों की वो सक्सेस स्टोरीज देख देख के फिर ये फील होता है कि अरे मेरा क्यों नहीं हो रहा। मतलब अब आप मानते हो सोशल मीडिया थोड़ा सा जितना आपको मोटिवेट करता है डीमोटिवेट करता है, क्योंकि सब लोग बहुत ही जो अच्छा है वही बताते हैं, सक्सेस स्टोरीज बताते हैं, देन वी फील व्हाट आई एम डूइंग। तो ये चीज़ें हैं। तो डीमोटिवेट ना होते हुए एक्चुअली सोशल मीडिया से दूर रहना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखते देखते आधा घंटा चला जाता है, 1 घंटा चला जाता है, देन यू आर थिंकिंग अरे आज दिन का क्वालिटी टाइम तो हमने इसी में गंवा दिया। तो ये चीज़ें हैं। अब ये जनरेशन उसको कैसे देखती है आई डोंट नो। मैम एक्चुअली क्या होता है, जब हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, किसी अफसर की बात करते हैं, तो एज अ जनरल पब्लिक मतलब हमें दिखती है आपकी रॉयल लाइफ, आपकी कार्स मिल रहे हैं, आपको लोग मिल रहे हैं, हेल्पर मिल रहे हैं, आप जहाँ जाते हो बहुत इज्जत होता है, पर उसके पीछे भी चीज़ें होती हैं। तो आप उसके बारे में हमें कुछ बताएंगे कि जैसे कि आपकी इसके पीछे की रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्क कितना होता है, प्रेशर कितना होता है? हाँ देखो, जब आप बहुत ही डिसिसिव पोस्ट पे काम करते हो, बहुत अहम पोस्ट पे जब काम करते हो, तो उसके साथ जिम्मेदारियां भी उतनी ही होती हैं। 2 चीज़ें हैं। एक मतलब जैसे कि आप ऐसे जो काम है जो बिल्कुल मतलब आम लोगों के काम हैं, जो बहुत सच में जिसको कुछ भी हमारी बहुत जगह ऐसे होता है कि कुछ लोग उसको बेवजह बहुत इम्पोर्टेंस दे देते हैं, जो बिल्कुल ही तुरंत ही काम होना होता है। तो वैसे काम तो तुरंत ही लोगों के हो जाते हैं, उसको कुछ आपको उसको सोचने की जस्ट पुश देने की ज़रूरत है। मतलब ऐसे 70 to 80% ऐसे काम होते हैं जिसको, और आम जो लोग हमारे पास आते हैं उनकी बहुत बड़ी बड़ी ज़रूरतें नहीं होती। वो उनके काम आपको बस देखना है कि ये एज पर रूल है या नहीं है, उसको पुश करना है कि ये कर दो। तो जब एक वो पॉजिटिव मैसेज जाता है तो हमारी जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो भी उसको उसी तरह से काम करने लगते हैं। बस इसमें इतना ही है कि हम लोग बहुत पोलाइटली बोल देते हैं कि ये नहीं हो पा रहा है, ये होगा नहीं। मतलब एक सिस्टम सेट है उसके हिसाब से। हाँ मतलब नहीं होगा ना, अगर नहीं होने जैसा है तो होगा ही नहीं, वो किसी के लिए कितना भी ज़रूरी क्यों ना हो। जी एक थोड़ा ऑब्जेक्शन वाला सवाल पूछती हूँ आपसे। पूछिए मैम।
जैसा कि हम देखते हैं पिक्चरों में या फिर ऐसे जितना हम जानते हैं एज अ जनरल पब्लिक, आप लोगों पे पॉलिटिकल प्रेशर्स भी होते हैं काफी। तो जब आपके पास ऐसे कोई चीज आते है जो आपको पता है कि दिस इज रॉन्ग, बट आप पॉलिटिकल प्रेशर में आपको वो करना पड़ता है, तो आप अपने आप को उस समय कैसे समझाते हो चीजों को लेकर? एक्चुअली मुझे लगता है कि ये ना आम, या आपके साथ कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ है? नहीं, क्या होता क्या है कि मतलब ये आम लोगों की ऐसी एक सोच है कि बहुत मतलब पॉलिटिशियंस भी प्रेशर करा के कुछ करा, ऐसे नहीं होता। अच्छा, क्योंकि वो लोग भी जानते हैं कि ये नहीं हो पाएगा। मतलब जो सिस्टम में हो नहीं सकता है, जो जैसे मैंने कहा है कि फ्रेमवर्क ऑफ रूल में है नहीं, तो वो होगा ही नहीं। तो अब पहला ज़माना क्या था मुझे मालूम नहीं, पर अभी जो है पॉलिटिशियंस भी बहुत दे आर वेल रेड, दे आर वेल रेड, दे नो एक्ट, रूल्स, एवरीथिंग। व्हेन दे कम टू अस, they come with all that everything in the rule. तो ऐसे नहीं होता कि किसी चीज के लिए मे बी उनकी भी इमेज बहुत खराब कर दी गई है, पर ऐसे मतलब पॉलिटिकल प्रेशर ऐसा नहीं होता। कह सकते हैं ना कि जब दे आर द बोथ हैंड्स जिसके ऊपर पूरा सिस्टम, मतलब एक पूरी आम जनता टिकी हुई है। हाँ, मतलब गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन दोनों साथ साथ मिलकर काम तो करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते, फिर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते। अगर इसको ईगो इश्यू बना लिया गया तो फिर हो जाते हैं जी। इसको अगर वही मैं कह रही हूँ कि दोनों तरफ से वो ईगो नहीं होना चाहिए। तो देन इट गोज वेरी वेल। आपको इनफैक्ट बहुत कम ऐसे नजर आएंगे जहाँ कॉन्फ्लिक्ट है, बिकॉज दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू फ्रॉम पॉलिटिशियन साइड ऑल्सो दे आर क्वाइट वेल रेड। तो आपसे प्रोफेशनल तो बहुत सवाल कर लिए, अभी पर्सनल चलती हूँ। मैंने आपके प्रोफाइल में देखा आपने LLB किया है जी, उर्दू से MA किया है, एंड मुझे थोड़ा सा वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा बिकॉज आई एम ऑल्सो ओके, आई नो उर्दू इज़ अ लैंग्वेज, बट मैं एक हिंदू फैमिली से हूँ और मैं नहीं बोल सकती थी अपने ज़माने में। आजकल तो आप बात कर सकते हो घर वालों से और दे आर ओके, बट जिस ज़माने को हम बिलोंग करते हैं, 80s बॉर्न किड्स, तो हम नहीं बोल सकते थे कि हमें उर्दू से MA करना। ये आपको कैसे क्लिक हुआ कि मुझे उर्दू से MA करना है? एंड देन जब आपने फैमिली में इस चीज़ को बोला तो हाउ दे रिएक्ट? अरे ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैंने अभी रिसेंटली यानी डिकेड बिफोर 2013 में मैंने किया। अच्छा। क्योंकि जब मैं जब शेर कहती थी तो अच्छा ये भी मतलब नुक्ताचीनी होनी चाहिए। अब आपके आसपास से नुक्ताचीन अगर हैं तो हाँ, आप जल्दी मतलब डेवलप करते हो। तो मुझे कुछ मुशायरों में ऐसा एक्सपीरियंस है। हाँ, ऐसे लोग बोल रहे हैं कि अरे मुझे तो, मेरे से नहीं किसी ने कहा, पर मैंने औरों को कहते हुए सुना कि अरे ये फलाना कोई जो ये देखो उर्दू की रोटी खाते हैं और इनको उर्दू स्क्रिप्ट भी लिखनी नहीं आती। तो फिर मुझे ऐसे लगा कि अरे जुबान तो सीखनी चाहिए। ठीक है, मैं तो मतलब आई एम अ गवर्नमेंट ऑफिसर, आई एम नॉट डिपेंडेंट, दिस इज नॉट माई प्रोफेशन टू, पर ये तो पैशन है सिर्फ। पर क्यों नहीं जुबान को सीखा जाए? मतलब ये चीज़ की मुझे भी नौबत नहीं आनी चाहिए कि कोई ये कहे कि अरे ये उर्दू में शेर कह रहे हैं और हिंदी में लिख के ला रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे वो जो तंज था उसको मैंने पॉजिटिवली लिया। तो जब मैंने क्योंकि मैंने उर्दू पढ़ी नहीं थी पहले, तो इसलिए MA डायरेक्ट नहीं कर सकती थी, तो मुझे पहले उसमें BA करना पड़ा। अच्छा। मैंने क्योंकि स्क्रिप्ट अलग है, डायरेक्ट आप MA नहीं कर सकते हैं। तो फिर मुझे जब मैं BA के पेपर्स देने जाती थी, आई वाज SDM इन कोल्हापुर, तो मुझे बड़ा ही मतलब अजीब लगता था। मैं छोटे छोटे बच्चों में पेपर दे रही हूँ, पर ठीक है क्योंकि दूसरा रास्ता नहीं था, डायरेक्ट MA नहीं कर सकती थी मैं। फिर मैंने BA किया, उसके बाद फिर पुणे यूनिवर्सिटी से मैंने MA किया। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है मैम। 2 चीज़ें इससे मैंने आपसे सीखी और मैं चाहती हूँ मेरी ऑडियंस भी इससे सीखे।
एक तो कभी भी लेट नहीं होता। हाँ, कभी लेट नहीं होता, कभी भी स्टार्ट कर सकते हो कहीं से। और दूसरी चीज ये कि क्रिटिक को कैसे पॉजिटिवली लिया जाए, बिल्कुल। दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट योरसेल्फ। मैंने जो अभी तक, मतलब ऐसे तो बहुत सारी चीजें, बट ये मुझे कहते हैं ना कि कोई एक चीज आपसे मैं अगर लेके जाऊंगी तो ये लेके जाऊंगी कि क्रिटिक को मुझे बहुत पॉजिटिवली लेना जी। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। मैम, मेरा मानना है ये कि हमने अपनी लड़कियों को, बेटियों को, या हमें भी स्कूल से कॉलेजेस से ऑफिस तक तो पहुंचा दिया, पर फिर भी अभी कैद रखा हुआ है हमने अपनी सोच के दायरों में। तो जैसे आप वर्क प्लेस पे होते हो, अभी भी आप जहाँ हो, स्पेशली मैं एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रही हूँ, फीमेल कम होती हैं। और अगर आप कॉर्पोरेट में भी हैं तो बीइंग अ फीमेल कहीं ना कहीं आप जज किए जाते हो, आपको वो आपकी एबिलिटी होने के बावजूद वो चीज़ें नहीं मिल पाती जस्ट बिकॉज यू आर फीमेल। तो आपके साथ कभी ऐसा वर्क प्लेस पे हुआ है, और अगर होता है, या फिर जो माहौल है आपको लगता है कि पूरा एक्सेप्टेंस आ चुका है? बहुत, मतलब ये नाजुक सा सवाल है, क्योंकि इसको अब महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो क्योंकि 33% रिजर्वेशन है जी फीमेल के लिए, और फीमेल्स इतना अच्छा कर रहे हैं कि ऑलमोस्ट 33% क्रॉस करके भी यू विल फाइंड इन कमिंग टाइम 50% women will be there in administration। तो मतलब इतना अच्छा, मतलब लोग पढ़ रहे हैं और कर रहे हैं। पर हाँ, ये है, ऐसा नहीं है कि उनको जज नहीं किया जाता, उनको जज किया जाता तो है, किया जाता है। पर ठीक है, अभी ये है कि आप उसको किस ढंग से लेते हो, मतलब, पर ये नहीं है कि आप फीमेल हो इसलिए आपको कोई चैलेंजिंग पोस्टिंग नहीं दी जा रही, ऐसा नहीं है। पर ऐसे जो कहीं जब कहाँ, हम ऐसे लोगों को इराडिकेट तो नहीं कर सकते, सिस्टम से निकाल तो नहीं सकते। आपको कहीं ना कहीं ऐसे लोग मिलते हैं, जब बहुत बार ऐसा होता भी है कि कोई चीज़ जो आपके हार्डवर्क से हुई है, शायद आपकी वजह से आपने उस पर बहुत एफर्ट लिए इसलिए हुई है, पर उसका क्रेडिट बहुत बार नहीं मिलता, क्योंकि फिर वो यही है कि बहुत सारे उसमें पर अगर आप ये कहेंगे तो ये ऐसा नहीं, मेल के साथ भी होता है, बिकॉज दिस इज ऑल एडमिनिस्ट्रेशन, वी कैन नॉट से कि ओनली इट हैपेंड विथ फीमेल। पर हाँ, फीमेल्स के साथ थोड़ा होता है, वही मैंने कहा मैम, हमने सब कुछ कर दिया। थिन लाइन है, थिन लाइन है, क्योंकि अगर ऐसा कहें तो ऐसा नहीं है कि women are not working on challenging post, they are working everywhere, and especially in Maharashtra they are not judged because of they are female, they are getting good posts, they are working on challenging post, and even seniors or even in politicians, so it is not, it is not, means there is no difference कि ये female officer है, पर काम करते समय ये हो, मतलब हमने औरों से भी सुना है और ये नोटिस किया होता है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं है। हाँ, एक्चुअली हम वीमेंस डे के बहुत पास हैं, और मुझे सच में ये फीलिंग आती है कि हमने बहुत एम्पावर कर दिया है लड़कियों को, पर कहीं ना कहीं हम अब भी अपने सोच में उनको कैद रखे हैं। तो वहाँ से जब हम एक्चुअली उनको आज़ाद कर देंगे ना, तब हम रियल मायने में वुमेंस डे सेलिब्रेट कर पाएंगे। हाँ, मुझे लगता है कि अब मतलब ना, कोई ऐसे टॉर्च बेरर नहीं आने वाला, कोई कहने को नहीं आने वाला कि आप अपनी मतलब आप आज़ाद हो, आप निकल, ये हमको ही करना है, धीरे धीरे करना है ना, अपनी लड़ाई धीरे लड़के अपनी स्पेस लेनी है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये कुछ जो दायरे हैं हमने ही अपने लिए बनाए हुए हैं, वो समाज ने नहीं बनाए, या वो जब बनाए थे उसको बहुत ज़माना हो गया, वो आज आप नहीं तोड़ रहे उनको। तो ये जो चीज़ें हैं वो जो ये क्यों है, जैसे बहुत सारे सवाल आपके जहन में आने चाहिए, ये मैं क्यों कर रही हूँ, इससे मुझे क्या मतलब ये ही मैं चाहती हूँ या नहीं। और अगर समाज के बारे में हम सोच रहे हैं
सच में समाज सोच रहा है क्या? अभी तो जिंदगी इतनी फास्ट है, हम ही को वो जो शेल है वो पील ऑफ करना है, उसके बाहर हम ही को निकलना है। बहुत ज़्यादा अगर लोगों के बारे में हम सोचते रहे तो हम वो कर नहीं पाएंगे। ओके मैम, इतना प्रेशर वाला काम है कैसे रिचार्ज करते हो आप खुद जब थक जाते हो इन चीज़ों से? तो हाँ, एक्चुअली ये जो मैंने कहा, मैं बहुत ज़्यादा मतलब फिटनेस से रिलेटेड मैं जुड़ी हुई हूँ। ये है, इसके साथ साथ आई ट्रैवल अ लॉट। आई लव ट्रैवलिंग अलोन, सो दिस सोलो थिंग इज़ टू मच इन मी। बहुत म्यूज़िक सुनती हूँ और बहुत सारा पढ़ती भी हूँ। तो दिस इज़ समथिंग which really keep me live always। तो आप कैसी किताबें बहुत पढ़ते हो? मतलब आप बुक्स पे फिक्शन, नॉन फिक्शन या शायरी की, और व्हाट टाइप ऑफ? मैं पढ़ने में रिसेंटली मेरी जो पढ़ाई जो पढ़ रही हूँ वो मोस्टली पोएट्री है। पोएट्री है। एक्चुअली आई एम आल्सो अ बुक लवर, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन पे ज़्यादा ही प्रेशर दिया आपको। नहीं, मुझे फिक्शन भी पढ़ना है, दैट्स व्हाट इज़ माय थॉट। पर वो उसके लिए एक जो मतलब फोकस्ड रीडिंग है ना, उतना टाइम नहीं मिल पाता मुझे, क्योंकि मुझे रात को जल्दी सोना भी है और क्योंकि सुबह जल्दी उठना है। जैसे आज हम लोग हम सोच रहे थे कि आज जैसे कल मेरा 30 किलोमीटर का रन है। तो और सिंहगढ़ रन करना है जी। तो ये था कि आज फिर जल्दी कम से कम 9 बजे मुझे सोना होगा। तो ये जो चीज़ें हैं वो दिमाग में चलती रहती हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि रीडिंग जो बहुत सारी चीज़ें एक साथ बैलेंस नहीं होती जी। इन द सेंस, जब मैं रनिंग नहीं करती थी तब मैं आई वॉज जिमोहोलिक काइंड ऑफ पर्सन। तो उसके लिए मुझे बहुत सुबह उठने की ज़रूरत नहीं थी। तो मैं बहुत सुबह उठती थी और बहुत सारा लिखती थी। तो वो मेरा जो समय है अब वो रनिंग ने ले लिया है। तो ये चीज़ें बहुत सारी चीज़ों का जैसे उसके प्लस पॉइंट है वैसे माइनस पॉइंट भी है, क्योंकि सुबह सुबह जो आप सोचते हो और लिखते हो वो बाद में नहीं होता, क्योंकि बाद में बहुत सारी चीज़ें दिमाग में जाने लगती हैं। फिर वो बात नहीं होती। और हाँ, डेफिनेटली अगर इससे बाहर आना है देन आई वॉच मूवीज़। और मूवीज को भी कोई कंपनी की जरूरत नहीं, आई गो अलोन ओनली। एंड आई लव वॉचिंग मूवीज इन थिएटर्स। तो दिस इज मतलब आप अपनी कंपनी को बहुत एंजॉय करते हो, जो आपको टाइम मिलता है। दैट्स ग्रेट। ओके मैम, एक चीज मेरी और थॉट है जो मैं सोचती हूँ या मैंने जो देखा है, बिकॉज आपको बताया मैंने बिहार से हूँ, तो मुझे अब भी लगता है कि इस इंडिया में 2 इंडिया बसता है। एक रूरल इंडिया, एक अर्बन इंडिया। तो मैंने जो अभी देखा है, हम फीमेल आगे बढ़ी हैं, डेफिनेटली आगे बढ़ी हैं, इसमें कोई 2 सवाल तो मैं करूँगी ही नहीं, बट फिर भी बहुत सी फीमेल हैं जो स्टिल स्ट्रगलिंग। तो आप इस पे क्या कहना चाहते हो? और कोई आपको अपना, क्योंकि आप महाराष्ट्र में वर्किंग, आई नो महाराष्ट्र बिहार से फीमेल के मामले में बेटर है, काफ़ी बेटर है, फार बेटर। तो क्या आपको कुछ, अब यूपी से हैं और महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, तो क्या मतलब क्या डिफरेंस दिखता है? और कुछ ऐसी अच्छी कोई चीज़ आप यहाँ पे नोटिस किए हो, बताओ। फीमेल के बाद मुझे महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा जो ये नज़र आता है सेफ्टी वाइज, महाराष्ट्र इज़ मोस्ट सेफ स्टेट। और यस, इस सेफ स्टेट होने का एक जो हम कहेंगे इसका डायरेक्ट जो ताल्लुक है वो एजुकेशन से भी है, कल्चर से है, कल्चरल और जिसको कहेंगे एक स्पिरिचुअल बेस जो है वो भी बहुत अच्छा है। तो उससे ये होता है कि मतलब मैंने ये यहाँ देखा है, जो रिस्पेक्ट है विमेन को वो मतलब बहुत ज़्यादा है यहाँ पर।
तो मैं किसी स्टेट को कंपेयर नहीं करूँगी, पर डेफिनेटली महाराष्ट्र में जो गाँव में भी लड़कियाँ बहुत अच्छा पढ़ रही हैं और माँ बाप पढ़ा रहे हैं और बहुत खुशी से पढ़ा रहे हैं। मैं अलीगढ़ के पास मेरा जो हमारे पापा का गांव है, तो माँ का भी गांव वही है। मैंने देखा है वहाँ भी लड़कियाँ पढ़ने जा रही हैं। अब वो लोग भी ये सोचते हैं कि ये पढ़ लिख के कुछ कर ले, पर अभी भी वहाँ ये थॉट है कि मतलब कितनी आज़ादी देनी है, पढ़ा देंगे, पर उसके बाद जैसे महाराष्ट्र में मैं देखती हूँ एक इंडिपेंडेंस है कि वो जब तक लड़की खुद काम ना करने लग जाए, फिर वो जो एज वाला फैक्टर है कि नहीं इतनी उम्र में शादी होनी चाहिए, ऐसा बॉदरेशन मैंने यहाँ कम देखा है। जो मैंने मतलब नॉर्थ इंडिया में देखा है कि अभी शादी की उम्र है और कितने दिन माँ बाप पढ़ाएंगे, अब इनकी शादी कर दो, ये जो चीज़ है ये अभी भी वहाँ है। मतलब एक हम कहेंगे कि कल्चर का जो इम्पैक्ट है वो इम्पैक्ट ज़्यादा है, समाज का प्रेशर ज़्यादा है रूरल एरियाज में। शहरों में तो वहाँ भी बहुत अच्छा लड़कियाँ अच्छी तरक्की कर रही हैं। इवन लड़कियां सेंसियर हैं अपने करियर को लेके। हाँ, सेंसिटिव वहाँ भी है। जैसे मतलब आपने बताया, बताओ उस जमाने में सोचते थे कि पहले मुझे सेल्फ डिपेंडेंट होना है, देन शादी करनी है। हाँ, क्योंकि मैं दोनों कल्चर देखती थी, महाराष्ट्र में भी देखती थी, तब तो हम छोटे गांव में थे, यहाँ लड़कियां पढ़ के और अच्छा कर रही थी। और मैं यूपी में देखती थी मेरे साथ की जो लड़कियां थी, तो जैसे मतलब जैसे ही वो उनका मैरिजेबल एज हो गया तुरंत शादी हो गई। तो ये जो देखती थी कि क्या कर रही है वो तो मतलब घर में ही है, ऑब्वियसली कोई उनको कहने का उनके विचारों को या उसको कोई महत्व नहीं दिया जाता है। और मुझे ऐसे लगता था कि मैं अगर पढ़ी लिखी नहीं तो मुझे भैंस के पीछे जाना है फिर तो मतलब ये एक खौफ था मेरे अंदर एक्चुअली। तो आप महाराष्ट्र से मुझे कोई एक अच्छा सा इंसिडेंट बताइए जहां आपको लगा हो कि नहीं ये है वुमेन एम्पावरमेंट, यहाँ पे दिख रहा है मुझे एक्चुअली वुमेन एम्पावरमेंट क्या है, लड़कियां इतनी महाराष्ट्र में पढ़ लिख गई हैं कि मतलब ऐसे शायद ही किसी ने सोचा होगा कि कभी मैंने देखा कि मतलब एक बार कलेक्ट्रेट पे मोर्चा आया जिनकी शादियां नहीं हुई, ऐसे लड़कों का कि हमारी शादियां नहीं हो रही, तो ये हमारा निवेदन सरकार तक पहुंचाइए क्योंकि लड़कियां क्वालिफाइड हैं और अब वो चाहती हैं कि मतलब शादी उनकी राइट टू चूज देयर फ्यूचर हस्बैंड किसके साथ होनी चाहिए, वो क्वालिफाइड होना चाहिए, सेटल्ड होना चाहिए, जो भी उनकी एक अब वो दे आर नाउ डिसीजन मेकर्स। तो ये चीज है कि जो बता रही है कि सचमुच लड़कियां जो हैं वो तरक्की कर रही हैं। और ठीक है, कुछ साइड इफेक्ट भी हैं, लोग कहते हैं भाई ओवर डिमांडिंग हैं बहुत ज़्यादा, मतलब पहले ही पूछ लेती है कि आप कितना कमाते हो, फिर ये चीज़ें जो हैं ठीक है, वो जो एजुकेशन के साथ कुछ चीज़ें आती है, हर एक को ये तय करने का फ्यूचर डिसाइड करने का अधिकार है कि वो खुद को कहाँ देख रही है, क्योंकि वो खुद क्वालिफाइड है, व्हाट शी वांट्स फ्रॉम हर फ्यूचर, ये चीज़ है। ये बहुत अच्छा है कि लड़कों ने मोर्चा निकाला कि हमारी शादी बहुत अच्छी है। हमारी जो ये व्यथा है, हमारी जो ये तकलीफ सरकार तक पहुंचाई है। सरकार के पास भी समस्या है, हम वुमेन्स को एम्पावरमेंट करें या मेल्स की शादी कराएं। वेरी नाइस, बहुत अच्छा है। मैम आप फिटनेस तो बहुत मैं देख ही रही हूँ, आप बहुत माय गॉड बहुत ज़्यादा फिट हो। एंड आपने बताया आप मैराथन रनिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, उससे पहले आप जिम भी जाते थे। तो एक तो पहले मुझे आप बताइए कि मैंने देखा आपकी प्रोफाइल में आप इंडिया से बाहर भी जा चुके हैं, तो वो क्या मतलब वो कैसे गवर्नमेंट की तरफ से जाते हैं, आपने अपना पर्सनल कैसे? नहीं पर्सनल, क्योंकि शौक जो ये जुनून है, ये जो शौक है, ये पर्सनल है। छुट्टी लेकर फिर हम मतलब हम चले जाते हैं। तो मैंने अभी तक
वर्ल्ड मेजर मैंने लंदन मैराथन, 6 वर्ल्ड मेजर मैराथन है 42 किलोमीटर की, तो उसमें से एक मैंने लंदन मैराथन की है और एक वालेंशिया की है, वो वर्ल्ड मेजर नहीं है, और एक कॉमरेड्स है जो डरबन में होती है जी। वो 90 किलोमीटर्स की है, वो एक रेस की है। तो आपका क्या मानना है मैम, फिटनेस फीमेल्स के लिए स्पेशली 35 प्लस फीमेल्स के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और क्या आप कोई टिप्स देना चाहेंगे स्पेशली 35 प्लस वर्किंग लेडीज के, क्योंकि आप खुद भी एक वर्किंग लेडी हो, तो कुछ ऐसे टिप्स की हाँ इनको फॉलो करना चाहिए ही, मस्ट फॉलो टाइप? मैं ये कहूँगी कि खुद के लिए समय निकालना ज़रूरी है, और फिटनेस के लिए तो बहुत ही एक हमारे अंदर डिसिप्लिन चाहिए। ये करना है तो करना ही है। जैसे मैंने कहा कि मुझे अगर कल मेरा रन है तो अगर मुझे 7 बजे जाना है तो मुझे सुबह 3 बजे उठना है। हाँ। फिर उसके लिए आप कुछ भी मतलब रीजंस मत ढूंढो, अगर है रीजंस उसको भी आप बाईपास करो। वो कोई भी, ये नहीं कि आप रनिंग ही करो, आप कुछ भी करो, पर ये सोचो कि ये अगर मैं कर रही हूँ तो इसको मुझे करना है। मुझे एक ही चीज़ लगती है कि मैं जो भी उम्र है जी, वो तो हमारे हाथ पे नहीं है, पर जो भी उम्र है वो किसी भी डिसीज़ की वजह से मैं कोई दवाई खाती हुई ऐसे बिताना नहीं चाहती, या अस्पताल में बिताना नहीं चाहती। मुझे लगता है कि जितना हो सके उतना अपने आप पर ध्यान दो। मैम आप मैंने पढ़ा है, सुना है, हालांकि मैं भी अब थोड़ा बहुत राइटिंग में हूँ, तो शायरी में लिखती तो ऐसे बहुत पहले से कविताएं और कहानियाँ, शायरी अभी सीखना शुरू किया। अच्छा। तो जब सीखना शुरू किया तो मुझे पता चला आपने डेक्कन लिटरेचर फेस्टिवल शुरू किया है, तो उसके बारे में हमें थोड़ा बताएं, ये थॉट कैसे आया आपको और अभी आप कैसे मैनेज कर रहे हो उसको? मैं डेक्कन लिटरेचर फेस्टिवल की फाउंडर मेंबर हूँ। मुझे लगा कि जब यहाँ पर जो फेस्टिवल होते हैं जी, तो उसमें मराठी के साथ साथ, क्योंकि पूना ऐसा शहर है जहाँ पर और भी ज़ुबानें बोली जाती हैं जी, तो उन सब के जो राइटर्स हैं, पोएट राइटर्स, जो ड्रामा है और उसके बाद डांस है, ये सब फॉर्मेट जो है सब म्यूज़िक है, तो इसके लिए एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल होना चाहिए जो हम लोगों तक पहुंचाए। तो हमने अभी तक 5 डेक्कन लिटरेचर फेस्टिवल के 5 साल हुए हैं जी, और हमने बहुत अलग अलग जगह से अलग अलग आर्टिस्ट को हमने यहाँ प्लेटफॉर्म दिया है। इनफैक्ट हमने मतलब पोएट्स में भी और राइटर्स में भी, हिंदी, गुजराती, मराठी तो है ही, और इंग्लिश, मतलब इन लैंग्वेजेस को हमने अभी तक कवर किया है। तो मतलब आप सारे लैंग्वेजेस को एक प्लेटफॉर्म पे ला रहे हो? हाँ, हम जितनी हो सके, मतलब जितने अच्छे हमको मिले पोएट्स, राइटर्स, वी आर गिविंग देम प्लेटफॉर्म टू द न्यू राइटर्स, एंड यस दोज हु आर वेल एस्टेब्लिश्ड राइटर, उनको भी हम बुला रहे हैं ताकि लोगों तक हम वो पहुंचा सके। नहीं तो ऐसा होता है कि कहीं कहीं बहुत जगह ये है कि कोई बहुत बड़ा राइटर या आर्टिस्ट आ भी गया, पर क्योंकि ये फ्री प्रोग्राम है जी, तो यहाँ लोगों को इसलिए बहुत खुशी मिलती है कि वो उन सबको देख पा रहे हैं, उनसे इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, जिनसे मतलब वो शायद ही सोचते थे कि कभी इंटरेक्ट कर पाएंगे। तो वो जो उसका एक पर्पस था कि ये सारी ज़ुबानों की जो अच्छी चीज़ें हैं हाँ, वो एक प्लेटफॉर्म पर लाकर लोगों तक पहुंचाई जाए। वाह, ये बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब या तो मैंने देखा है काव्य सम्मेलन मुशायरा होता है हिंदी और उर्दू को, बाकी लैंग्वेजेस को उस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। तो आई थिंक मेरे अभी जानने में तो ये पहला मैं सुन रही हूँ जिसपे सारे लैंग्वेजेस को आप ला रहे हो। इट्स वेरी नाइस। और अभी मैं ऑडियंस, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो पुराना दौर तो आ गया है, अब नए बच्चों को आप देखिए तो किताबों पे पढ़ना शुरू कर दिए हैं, लिखने वाले लोग बहुत हो गए, इवन आर्ट को एडमायर करने वाले लोग सडनली से, बीच में एक फॉल डाउन आया था, बट अगेन वो मुझे ऐसा महसूस तो होता है मैम कि अभी
एडमायर करने वाले लोग आ गए हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मे बी सोशल मीडिया ने थोड़ा इजी कर दिया इसको। हाँ हाँ। और ये है कि लोगों को, मतलब मैं भी देख रही हूँ कि डेक्कन लिट फेस्ट को जो क्राउड आ रहा है बहुत ही यंग जनरेशन से भी बहुत है। हाँ। जो बहुत सराहते हैं। हमारा मुशायरा भी बहुत कामयाब रहता है। मतलब अगर वो रात को 1-1:30 बजे तक भी चले तो भी कोई नहीं उठेगा, मतलब सब लोग। मैं आपसे बहुत देर से बात कर रही हूँ मैम, लेकिन जो खुशी मुझे आपके चेहरे पे अभी दिख रही है आई कांट एक्सप्लेन। क्योंकि राइटिंग फिर बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है। बिल्कुल, आपकी आंखों में ना एकदम से चमक फील किया मैंने। क्योंकि वो जो चीजें बहुत दिल के करीब होती हैं वो नजर आ जाती है। नजर आ जाती है। तो आप तो मतलब मैम का नाम भी बहुत बड़ा नाम हो गया है शहरों में, कई जगह आप जाती रहती हैं। हाँ। आप सबसे ज्यादा किस रिसेंट डेज में आपको कौन से शायर या कोई शायरा ऐसी जो बहुत पसंद हो? बहुत अभी तो मैं कहूँ आपके को शायरों में से। हाँ, मतलब रिसेंट तो मैंने बहुत, मतलब वसीम साहब को मैंने सुना है, पर वो पुराने हैं। हाँ। मतलब पहली जनरेशन के, पर अच्छा कह रहे हैं। नए लोगों में कुछ फीमेल भी पोएट्स हैं। हाँ। रिसेंटली मैं उन संध्या यादव हमारे हाँ। प्लेटफॉर्म से डेक्कन लिट फेस्ट में आई थी, अच्छा पढ़ा था उन्होंने भी। मुझे लगता है कि फीमेल पोएट्स जो हैं बहुत ही संजीदगी से लिखती हैं। और नुसरत मेहदी हैं, बहुत अच्छा लिख रही हैं उर्दू में, और अच्छा काम भी कर रही हैं। मतलब उसके बाद अगर और रिसेंट पोएट्स में कहा जाए तो विशाल पाग हैं। हाँ, अभिषेक शुक्ला हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा कर रहे हैं अभी तो। अच्छा मतलब कह रहे हैं लोग, मतलब ये जनरेशन भी पर भी ये जिम्मेदारी है कि अच्छा कहा जाए ताकि हम अगली पीढ़ी के लिए कुछ अच्छा छोड़ जाए। आप अपनी कोई मैम अच्छी शेर सुनाइए कुछ, तो हम आपसे आपके साथ बैठने का मिला है तो मैं आप कुछ तो वैसे मैं आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करती हूँ और हमेशा सुनती रहती हूँ। मुझे आपका वो बहुत पसंद है, उसका इरादा सोच मत। वो अगर अच्छा लगे, वो पता मुझे भी, मतलब ऐसे लगता है कि वो शायद लोग उसको रिलेट कर पाते हैं। क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो उसको मेरे ख्याल से अलग अलग एक मेरी जो रील है उस पे 5.2 मिलियन व्यूज है, उसी पे दूसरी पे 3.8 है, और 2.55 ऐसे तो बहुत बार है। मतलब वो मुझे लगता है कि लोग शायद उसको बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं। यही तो है ना शायरी और कविता का मेन चीज। हाँ, कि आप सबकी बात लिख दो। हाँ, मतलब हर किसी को अपनी कहानी लगनी चाहिए, लगनी भी चाहिए। वो अपने अंदाज में बिल्कुल। वो अगर अच्छा लगे उसका इरादा सोच मत, जी ले रिश्ता और रिश्ते का नतीजा सोच मत। वाह, बहुत सुंदर है। और एक दिन तो डूबना ही है यहाँ हर एक को, एक दिन तो डूबना ही है यहाँ हर एक को, डूबने के खौफ से बचना संभलना सोच मत। और एक शेर उसका और कहती हूँ कि शर्त तूने जब रखी है कोई गम को ले खरीद, तूने जब रखी है कोई गम को ले खरीद, कौन दावेदार गम का होगा यारा सोच मत। और तुम्हारा जो नाम है रूह, मैंने कहा एक मैंने गजल उससे रूह से रूह तक वाली बात, एक उसके 2 शेर सुनाती हूँ कि होता है महसूस कोई सोचे जाए रूह तक, उससे दिल का है कनेक्शन सीधे सीधे रूह तक। आहा, बस मैम यही टैगलाइन है हमारे सीधे सीधे रूह तक। और इतनी जल्दी मत करो, ठहरो सुकून की सांस लो, इतनी जल्दी मत करो, ठहरो सुकून की सांस लो, मुझ तलक आना जो चाहो पहुंचो पहले रूह तक। आहा, रूह तक। और एक शेर के उसका चेहरा, उसकी आंखें, उसके लब, उसका बदन। आहा, उसका चेहरा, उसकी आंखें, उसके लब, उसका बदन, जाने किन किन मोड़ से गुजरे जो पहुंचे
रूह तक। बहुत ही खूबसूरत। मतलब मैम ऐसा लग रहा है आपने मेरे लिए ही लिख दिया, रूह से रूह वही तक। जब आपने कहा कि इसका जो उन्वान है हाँ। रूह से रूह तक, मैंने कहा ये मुझे मेरी एक गजल याद दिला रहा है कि तो आपने कभी अपनी किताब पब्लिश करने की सोची? और हाँ, मेरी 3 किताबें आ चुकी चुकी हैं। हाँ, पहली थी लम्स, उसके बाद सैर के ख्वाब और बात बाकी है। अब मैं अगली यही 3 किताब पढ़ने जा रही हूँ। जरूर जरूर। शायरी की बात हो रही है मैम, तो अगला सवाल मेरा इससे ही रिलेटेबल है। मैं खुद भी लिखने लगी हूँ, शायरी लिखती हूँ, शायरी कह रही हूँ, कम स्टेज पढ़े हैं, पर एक चीज़ बहुत स्ट्रांगली महसूस किया, आई डोंट नो आपने महसूस किया या नहीं। फीमेल शायरा लिख रही हैं, लड़कियां लिख रही हैं, पढ़ भी अच्छा रही हैं, पर उनको वैसे मौका नहीं मिलता जैसे बाकी मेल्स को मिल रहा है। आपको ऐसा लगता है? हाँ, मुझे तो ये बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि अगर आप देखा जाए, अगर किसी से भी पूछे कि कितनी शायरात, कुछ शायरात के आप नाम बताओ जी, तो सिर्फ परवीन शाकिर बस साहिबा का नाम हमको याद आता है। बहुत बहुत लोग, मतलब बहुत सारी हैं जो शायरात जो लिख रही हैं, कविताएं लिख रही हैं, नज़में कह रही हैं और अच्छी गज़लें कह रही हैं जी। पर मुझे लगता है कि अभी भी मतलब 2 चीज़ें हैं, एक तो वो जो लिख रही हैं वो, और दूसरी बात है प्रेजेंटेशन, जहाँ हम कहते हैं कि उनको प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। तो वो प्लेटफॉर्म जो है मुझे भी वो मिलता हुआ उनको नज़र नहीं आता, क्योंकि आप शायरी कहते हो, शायरी ये भी फेमिनिन है वर्ड, गज़ल फेमिनिन है, नज़्म फेमिनिन है। आप कहो कि वो सब, अगर सारी शायरी भी फीमेल, मतलब औरत महबूबा के आसपास घूमती है, पर वो जो लिख रही है, जिसके बारे में है, उसको प्लेटफॉर्म बिल्कुल भी, मैं कहूँगी कि बहुत ही 5 to 10% ही मिल पा रहा है जी। बहुत ज़रूरत है कि अच्छी जगह पे अच्छे अच्छे जहाँ प्लेटफॉर्म हैं वहाँ उनको बुलाया जाए और उनसे सुना जाए। अच्छा कह रही हैं लड़कियाँ, पर उतना उनको जो मौका मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि अभी तक मुझे लगता है, शायद मैं गलत हूँ, पर मुझे ऐसे लगता है कि अभी भी एक मेल जो उर्दू पोइट्स हैं उनमें उनकी ये सोच है कि फीमेल पोइट्स जो हैं वो लिख नहीं रही है, उनके इसमें इतना कंटेंट नहीं है। वो आप सुनेंगे तो कंटेंट पता चलेगा। उनको मौका दिखेगा, उनको मौका मिलना चाहिए और उसको सराहना भी चाहिए। और आज भी आप ये सोच में देखती हूँ कि अगर कोई महिला लिख रही है तो वो रिवोल्यूशनरी नहीं लिखेगी, वो पोएट्री में से वही निस्वानी एहसासात लिखेगी। तो अगर फीमेल पोएट को पुकारा भी जाता है स्टेज से, तो वो कहते हैं कि हाँ ये अपने निस्वानी एहसासात की बयानी करेंगी। ज़रूरी नहीं, वो एक समाज का जब हिस्सा है तो समाज के अलग अलग जो अनुभव है जी, वो उनको प्रेजेंट करेंगी। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ निस्वानी एहसासात ही होंगे, सिर्फ वो माँ के बारे में ही बोलेगी, सिर्फ बच्चे के ही बारे में बोलेगी या खुद के आंसुओं के बारे में बोलेगी। औरत इससे अब आगे निकल चुकी है, तो उसके बियॉन्ड अभी तक मुझे लगता है कि हिंदी उर्दू पोएट्री में वो जो हम प्लेटफॉर्म जो महिलाओं को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। इस वजह से बहुत जो लोग हैं जिनको अच्छी शायरी सुननी है जी, वो इससे महरूम हैं, रह जा रही हैं एक्चुअली। तो मोनिका जी से बहुत अच्छी बात हुई हमारी। अब हम अपने अंतिम सेगमेंट की तरफ चलते हैं, रैपिड फायर। मैम आपसे सवाल पूछूंगी, छोटा सवाल होगा, बिल्कुल एक वर्ड में जवाब दीजिएगा जी। तो मैम पहला सवाल है, आपकी जिंदगी का सबसे स्ट्रॉन्ग लेसन क्या रहा है? स्ट्रॉन्ग लेसन मुश्किल है, पर यह है कि डोंट अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ। यस। एंड वन वर्ड दैट्स डिफाइंस मोनिका सिंह। आई एम सेंसिटिव। सेंसिटिव, वेरी, मतलब वेरी नाइस। मैंने इसको एक्सपेक्ट नहीं किया था। और आप पावर चूज करेंगे या पीस?
पीस. पीस. फाइल्स या पेन? पेन. डिसिप्लिन और पैशन? बोथ. बोथ. राइटिंग एंड रनिंग, ये थोड़ा डिफिकल्ट है अभी आपके लिए. और राइटिंग एंड और रनिंग. 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 हार्ट या माइंड? माइंड. माइंड. रिस्क या कंफर्ट? रिस्क. That's why Monica Singh is Monica Singh, right? Very nice. और मैम वुमेनहुड को स्मॉल, क्या आप उसको कैसे देखती हैं वुमेनहुड, एक वर्ड में अगर कहना हुआ तो? I don't know. I find, see, world is because of woman only. Yeah, right? everything. She, ये कह she is a सकते हैं creator everything, of yeah. world. She is a creator. Creator. She has power. She is complete. Yeah. And success? One word for success. Success. Yes. I think don't let it go in your head. Yep. And failure? Failure. Accept it positively. Yes. आज की बातचीत हम यहीं ख़त्म करते हैं मोनिका जी के साथ. थैंक यू सो मच मोनिका मैम यहाँ आने के लिए और इतने प्यारे संवेदनशील जवाबों के लिए. अगले एपिसोड में मिलते हैं हम एक नई पर्सनालिटी के साथ, उनकी नई कहानी के साथ और नई रूह के साथ. तब तक आप जुड़े रहिए अपनी रूह से और देखते रहिए रूह से रूह तक. थैंक यू सो मच मैम आपके यहाँ आने के लिए और रूह से रूह के इस टीम की पूरी टीम की तरफ से आपके लिए छोटा सा थैंक यू नोट हमारी तरफ से. थैंक यू. बहुत बहुत शुक्रिया.